वो डांट जो मुझे पड़ी, और पहले श्योर कर लो, वो बॉस मैं नहीं हूँ। नहीं सर, आप अच्छा, आप नहीं। हाँ, तो तेजाब निकल रहा हो, किसी ऊपर गिर जाएगा तो जल जाएगा या उसकी फाइलें जल जाएंगी। तो वो आपका अपना पर्सनल। लेकिन अभी आप जब रोते समय वो गंदा गंग बना के है जो जोर से चिल्लाना शुरू करो और जो है वो सामान पटकना शुरू कर दो। ऐसा नहीं किया। उसको पीछे जो है पीठ पर पैरागॉन की जब चप्पलें पड़ती थी तो वो सारी नलियां खुल जाती थी। ठीक है, तो वो दोबारा जो है रोने से पहले 4 बार सोचता था, ये उसको छोड़ दे, जा भाग जाए यहाँ से। Hello my dear friends, hope you all are fantastic. I'm your host and host Indhuhara and you are watching our special program Cafe Ojang, जिसमें हम उन टॉपिक्स को लेकर आते हैं जिनके बारे में आप बात करना पसंद करते हैं, आप जिनकी रिक्वेस्ट हमें बार बार भेजते हैं, और वो टॉपिक्स जिनके बारे में आप एक अलग नज़रिया चाहते हैं। सो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस आवर टुडेज स्पेशल गेस्ट दैट यू नो वेरी वेल. He is an educator, coach, guide, mentor, motivational speaker and NLP trainer and also MD of Ojang IAS Academy. He is one and only our favorite Ojang sir. थैंक यू सर so आपका much. बहुत 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 स्वागत है हमारे, यानी कि स्पेशली आपके कैफे ओजांग शो में। क्या बात है। सर आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर ये जो इस तरीके के हर बार हम कुछ नए नए टॉपिक लेकर आते हैं आपके सामने और एक अलग ही बातें और वार्तालाप इसके अंदर होता है, मतलब हाउ यू आर फीलिंग, आर यू एंजॉइंग रियली? क्योंकि एक तो वो क्लास वाला बिल्कुल सिंसियर और सीरियस वाला आपका इमेज, और यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक हर बार हम ले आते हैं, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? वैसे हम एक बात करें तो आप काफ़ी खतरनाक है और बड़े खतरनाक टॉपिक जो मेरी इमेज से बिल्कुल उल्टा है वो पूछते हैं, लेकिन नो डाउट मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत लंबी है सर हाँ, मेरी। बहुत लंबी लिस्ट है, लग रहा है पूरी तैयारी के साथ आए हुए हो और मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ओपन एंड है और बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी चीज़ के बात करना मज़ा आता है और लोगों की सबसे मज़ेदार है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और यही तो हमारा काम है कि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सर कमेंट्स पढ़कर हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चे सच में आपका ये वाला जो एंगल है वो देखना पसंद कर रहे हैं, आपकी ये वाली जो गाइडेंस है, जो राय है, बिल्कुल वो जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, और इसीलिए हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स हर बार लेकर आ रहे हैं। सर आज का जो टॉपिक्स है वो बड़ा ही सेंसिटिव है और हम ह्यूमन बींग्स की पहचान ही उसकी वजह से होती है, और वो है इमोशंस। और जो टॉपिक है आज का, हाउ टू हैंडल इमोशंस। तो इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले मैं सबसे पहले अपना ही खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर सभी लोगों के सामने कि बीइंग एन इमोशनल पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो इमोशंस है वो, सॉरी सर, नाखून मार देती हूँ। नहीं अच्छा ठीक। हाँ। सर वो गुस्सा आने पे, बट ठीक इतना गुस्सा नहीं आता कि किसी को अच्छा, नोचने की जरूरत निशान लगे हो तुम्हारे नाखूनों के? सर प्लीज। अच्छा मैंने ऐसे पूछ लिया। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी आप नहीं चाहते ना, वहाँ पर भी आपके इमोशंस बाहर आ जाते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब एक बार मुझे बॉस से पड़ी थी डांट, और वो डांट जो मुझे पड़ी, और पहले श्योर कर लो, वो बॉस मैं नहीं हूँ। नहीं सर, आप नहीं। हाँ। तो जब मुझे डांट पड़ी और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी सिचुएशन हो, बट आई रियली कुडंट रेजिस्ट माय टीयर्स एंड स्टार्टेड क्राइंग, और ऐसा हुआ कि बस मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। व्हाट इज दिस यार, मैं इस एज में आ गई हूँ, क्या रोने वाली एज है, ऐसे बच्चों की तरह। ये पूरी दुनिया की सारी फीमेल्स की मतलब डांट दिया तो डांट दिया ना, इट्स फाइन। तो सर वो वाला वो मुझे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस लगा। तो ऐसे में जब हम ओवर इमोशनल होते हैं या एक्सट्रीम इमोशनल होते हैं, और ये तो एक वो वाली रोने वाली बात हुई, बहुत से लोगों का जब गुस्सा और ये सब भी इस तरह के इमोशंस जब बाहर आते हैं और वो इस तरीके से आते हैं जैसे आने नहीं चाहिए, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और जो मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से तो इमोशंस ऐसे बाहर नहीं आने चाहिए, लेकिन आई कुडंट रेजिस्ट। तो आप इसे कैसे देखते हैं, मतलब इस तरीके से इतना इमोशंस हमारा एक्सप्रेस होना हर जगह पर या करना, मतलब हाउ यू सी दिस थिंग, इज इट ओके? इमोशंस में अगर मैं बात करूं तो इमोशंस हर तरह की चीजें होती हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है, नफरत भी एक इमोशन है, प्यार भी एक इमोशन है, रोना भी एक तरह का इमोशन है, दुख दर्द हर चीज एक इमोशन है। तो हम ह्यूमन बीइंग इमोशनल ही हैं। अब यहाँ जो मैंने एक चीज आपसे बातचीत करते नोटिस की, दिलाइट हो, सॉरी, एनसीआर के रहने वाले हो, दिल्ली एनसीआर? No. अब मुझे लग रहा है काफी समय यहाँ बीता है। क्योंकि बातचीत करने में मैं देखता हूँ बड़ी भारी भरकम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बड़ा वो जैसे सोफिस्टिकेटेड टाइप का वर्ड जो होता है
अरे यार हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये आपने रो दिया तो इसमें इमोशनल की क्या प्रॉब्लम हो गई? देखो इमोशंस जो होते हैं, अगर आप रोगे नहीं तो ब्लॉक करेगा। दुख है, रो दिया, ठीक है, कुछ लोग बोल के बता देते हैं मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ना इतना ज्यादा जजमेंटल होना ठीक नहीं है इमोशंस के लिए। पहली बात तो ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई रो रहा है, अरे देखो बड़ा वीक है, रो दिया तो वीक है, अच्छा, और जो नहीं रो पाता उससे पूछो अंदर कितना दर्द होता है, वो कर नहीं पाता, ठीक है। तो कोई अरे ये तो औरतों वाला, जैसे मैंने अभी कमेंट मारा था ना कि दुनिया भर की सारी औरतों का वो है, तो ये क्या है, पैट्रियार्की की माइंडसेट होता है, कई बार हम बोल जाते हैं। लेकिन रोना कोई कमजोरी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? रोने से आप, भाई प्रेशर कुकर है, जैसे उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, सीटी ऊपर बच जाती है, वो सारी एक्स्ट्रा गैस निकल जाती है, वो रह जाता है। उनसे पूछो कि जिसकी सीटी ब्लॉक हो जाती है क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्राम फूट के खत्म हो जाएगा। तो ये नेचर ने हमें दिया है, हमारे अंदर कोई दुख है, दर्द है, हम उसको निकाल देते हैं। अब यहाँ दूसरी बात आती है, तो इसको एक्सेजरेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको बहुत हाइप और बहुत एक्सेजरेशन करते हैं कि रोना कमजोरी है, कोई कमजोरी नहीं है। अरे आंखों के लिए बहुत अच्छा, डॉक्टर से पूछो, टीयर ग्लैंड्स जिसके नहीं होते वो आंखों में ड्रॉप डाल के घूमता रहता है, हर समय अपनी जेब में लिए रहता है। बट मे बी शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि लोग इसको उस तरीके से देखते हैं। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, मतलब कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपने इमोशंस अपने साथ अपनी बॉडी तक रखते हैं, जैसे आंखों से आंसू निकल गए, तो ऐसा नहीं कि वो तेजाब निकल रहा हो किसी ऊपर गिर जाएगा तो जल जाएगा या उसकी फाइलें जल जाएंगी, तो वो आपका अपना पर्सनल है। लेकिन अभी आप जब रोते समय वो गंदा समूह बना के जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो और जो है वो सामान पटकना शुरू कर दो, ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं किया। अगर आपके इमोशंस अगर वायलेंट है, फिजिकल है, दूसरे को एनॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज अगर वो आपके हैं, आपको दुख हो रहा है, आप जैसे कई लोग चुप हो जाते हैं, पुरुषों में आदत होती है अगर वो दुखी होते हैं तो चुप हो जाते हैं, तो अब उससे किसी को प्रॉब्लम थोड़े ना है कि वो चुप हो गए। हाँ, कुछ लोग गाली देने लगते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है, तुम दूसरे को अब्यूज क्यों कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम से। तो इमोशंस भी जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम रोबोट थोड़े ना है। तो इसको एक्सेप्ट करो अपने इमोशंस को, और रोना कोई वीकनेस नहीं है। गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, गुस्सा आ रही है, आपने तक रखा, ठीक है, आप अपने बंद कमरे में गए, आप चिल्लाए, अब जो भी किया, लेकिन सबके सामने गालियां देने लगे, सामान उठा के फेंकने लगे, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी बॉडी की लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आप मुंह का प्रयोग ज्यादा कर रहे हो, वर्बल ज्यादा, गालियां देने लगे, भद्दी भद्दी बातें कहने लगे, चिल्लाने लगे, हाथ भी चलाने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, हाथ पैर चलाने लगे, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो पहली चीज, इमोशंस को गलत तरीके से देखना बिल्कुल ही छोड़ दो आप, पहली बात। दूसरा, अगर अपनी लिमिट तक है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हम कोई मैकेनिकल थोड़े ना है कि भाई हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें क्रोध नहीं आएगा, सबके साथ, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, रोना नहीं आएगा, दुख नहीं होगा, दर्द होगा, हम ह्यूमन है, ये हमारा क्राइटेरिया ह्यूमन होने का, सो एक्सेप्ट। दूसरा, अपनी फिजिकल बाउंड्री से उसको बाहर मत जाने दो, ठीक है, आपको जो करना है आप अपने बंद कमरे में किया तो वो एक्सेप्टेबल है, सोशल भी एक्सेप्टेबल और आपके लिए मेंटली भी वो एक्सेप्टेबल है। सर, आपने जो ये बात की एक्सेप्ट करने वाली बात, आजकल हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और उसमें से ये इमोशंस भी आते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि आपने बताया कि, या हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी पब्लिकली किसी बात पर रो देना लोगों के लिए एक मजाक का वो बन जाता है, और इसी की वजह से शायद ऐसा होता है कि लोग बहुत सप्रेस करने लगे अपने फीलिंग्स और इमोशंस को। जैसे कि रादर आई ऑलवेज वुड प्रिफर टू क्राई इन अ, मतलब अकेली जगह पे। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी है कि आजकल लोग, खासतौर पे जो पैम्पर चाइल्ड है, जैसे माँ बाप की कोई इकलौती संतान है या फैमिली रिच है और पूरे परिवार में वो अकेला है, पैम्पर है, ठीक है, आजकल छोटे परिवार होने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं। तो यहाँ रिपोर्ट कुछ और आई है। रिपोर्ट कहती है कि आजकल लोग अटेंशन सीकर हो गए हैं। अगर इत्तेफाक रखते हो बताना, अटेंशन मतलब वो अटेंशन, खासतौर पे यूथ में प्रॉब्लम है, अटेंशन सीख करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, मतलब दे आर एक्सेजरेटिंग देयर इमोशंस, ठीक है। जैसे सामान उठा के फेंकना शुरू किया घर में कि मम्मा पापा जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके बीच में। रिसेंटली मैंने देखा कि एक रिलेटिव, तो उस लड़की को क्या था कि अटेंशन सीख करने की उसको आदत थी, तो अगर वो अटेंशन जब उसकी तरफ नहीं होता तो झूठ मूठ चोट लगा लेती थी कि सब लोग मेरी तरफ भागे, मेरी तरफ देखें, मुझे पैम्पर करें। तो अभी आजकल जो यूथ में प्रॉब्लम है वो अटेंशन सीकर बन रहे, कि मेरी तरफ अपना ध्यान दो, वो ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसीलिए वो इमोशंस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाना। जैसे कई बार मैंने देखा है कि यूथ रो रहे हैं तो रोते रोते वो क्या हो रहा है कि वो हिचकियां लेने लग रहे हैं, जैसे उनकी सांसें रुक गई हैं। हालांकि पहले क्या था, हमारे टाइम में कि अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसको मनाया नहीं जाता था। जो घर में पैरागॉन की चप्पल होती थी, नहीं छोड़ते वोड़ते नहीं थे,
वो उसको वाकई में सही करने की कोशिश करते हैं। भाई हो सकता है ज्यादा रो रहा है, ज्यादा चिल्ला रहा है, तो उसको पीछे जो है पीठ पर पैरागॉन की जब चप्पलें पड़ती थी तो वो सारी नलियां खुल जाती थी, ठीक है, तो वो दोबारा जो है रोने से पहले 4 बार सोचता था, ये उसको छोड़ दे, जा भाग जाए यहाँ से, कोई घर में बहुत सा काम पड़ा है जो किनारे जा। एक्सपीरियंस मार खाने के बाद नींद आ जाती थी, मतलब मैंने मम्मी की मार खा के मतलब मुझे नींद आ जाती 2-3 घंटे। मम्मी की मार तो एक ऐसा उपाय है जो सारी मतलब सारी समस्याओं का 99% जड़ है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम्हारा दुख दर्द ब्रेकअप सब मम्मी की चप्पल पे आके खत्म होता है, ठीक है, वो एक जादुई हथियार है। जादू और ये भारत में उपलब्ध है, बाकी देशों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं, इसलिए भारत की भूमि महान भूमि कही जाती है, क्योंकि यहाँ मम्मी की मार है। लेकिन अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज का यूथ जो है अटेंशन सीकर हो गया, और ऐसा अटेंशन सीकर में वो आप देखें जैसे सोशल मीडिया आ गया, इसका पीछे का रीजन भी है। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि आज इमेच्योर जो माइंड है उसको भी वो एक मौका दे रहा है अपनी बात कहने का। जैसे 12 साल की लड़की सिंदूर लगा के घूम रही है, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज अटेंशन सीकर। वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात कह रही है। कोई बाइक पे स्टंट कर रहा है, अब सिंगल हड्डी का आदमी है, तेज हवा में उसका पूरा अस्तित्व हिल जाए, लेकिन वो बाइक लेके हायाबुसा लेके घूम रहा है, उस पे स्टंट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, दे आर अटेंशन सीकर। सोशल मीडिया के थ्रू कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इवन तो चाहे वो बहुत अश्लीलता की तरफ जाना हो, गाली गलौज की, मतलब वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है। सो हमारा यूथ बेसिकली अटेंशन सीकर बन रहा है। अगर वो डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, अगर सीधी बात नहीं कह पा रहा तो गाली। आज देखिए जो करप्ट चीजें हैं, जो गलत है, अश्लीलता है, आज उनके फॉलोअर्स कितने ज्यादा हैं। आज किसी को भी अगर रातों रात फेम करना है, अगर आप इत्तेफाक रखते हो बताइएगा कि अगर रातों रात किसी को फेम करना है तो आप अश्लीलता पे चले जाइए, गाली गलौज पे चले जाइए, देखिए आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। तो फेमस का मतलब है लोग इनको देख रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तभी तो फेमस हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरे माइंडसेट, पूरे सिनेरियो को समझिए कि यूथ अटेंशन सीकर हो गया है, और अटेंशन सीकर में वो अपने इमोशन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सोशल मीडिया वाली बात जो बोली है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखे हैं जिसमें वो लोग बहुत ही मतलब अपनी ऐसी फीलिंग्स जो शायद पब्लिकली आने से उनका कोई मतलब नहीं है, अगर वो आप अपने तक रखो, खुद तक तो काफ़ी है, लेकिन उस इमोशंस को बहुत ही अच्छे से बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके उसको वो अच्छा खासा लंबा लंबा पोस्ट लिखते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सीधे तरीके से ये अटेंशन सीकर वाली ही इस चीज़ की मतलब निशानी इसको कहा जाएगा। बिल्कुल, और इमोशंस जब एग्जैजरेट होते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे, उनको उसमें फ़ायदा दिखाई पड़ने लगेगा। तो फिर वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल आज यूथ इसकी वजह से खुद भी प्रॉब्लम में पड़ता चला जा रहा है। आज यूथ में डिप्रेशन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिप्रेशन उसके लिए एक प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन डिप्रेशन उसके साथ साथ अटेंशन सीख भी कर रहा है। तो आपने देखा वो चिड़चिड़ापन का एक्ट करेगा, फिर उससे बचने के लिए वो दिखाएगा कि आई एम क्वाइट टेंस। तो अगर यूथ में कभी बात करते हो, देखो यार 2 कष्ट लगने हैं, ठीक है, भाई को शॉर्ट्स लेने, पता नहीं इसके कौन कौन से नाम होते हैं, क्यों शॉर्ट्स लेने, भाई आज बहुत टेंशन में है तेरा भाई बहुत टेंशन में है, तेरे आज मेरे को बहुत लड़कियां कर रही हैं, यार बहुत टेंशन हो रखी है, 2 शॉट दे दे। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, इमोशन को एक्सेजरेशन कर रहे हैं। टेंशन ले रहे हो और शॉर्ट्स मांग रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पूरा इसका एक अटेंशन सीकर्स का एक क्लब है, ग्रुप है। इसकी वजह से वो फिर नशा, ड्रग्स, सिगरेट, स्मोकिंग, इन सब की तरफ चलते चले जा रहे हैं, और जब इनसे भी काम नहीं चल रहा है सो आज यूथ में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं, और वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बहुत चिंताजनक बात है, वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, इस वजह से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजों का एक्सेजरेशन है, और इसके लिए हमें फैमिली, सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं, सबके साथ हमें बैठ के बात करना होगा। सर, अगर आपकी लाइफ की बात करें तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे आपके फीलिंग्स और इमोशंस जो आप नहीं चाहते थे कि उस पर्टिकुलर टाइम पर बाहर निकल कर आए, लेकिन यू जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे कंट्रोल ही नहीं है खुद पर? नहीं, ऐसा हर यूथ के साथ होता है। मेरे साथ भी एक दौर आया, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक दौर आया कि मैं शुरुआत से एक्चुअली अपने दादी बाबा के साथ रहता था, तो उनके लिए मेरा बहुत क्लोजनेस थी। फिर मैं बहुत समय बाद जान पाया मेरे पेरेंट्स नौकरी करते हैं या ऐसा है, तो मैं उनके साथ गया रहा, तो एक शुरुआत में कनेक्शन नहीं बन पाया। मैं अपनी दादी बाबा को बहुत मिस किया करता था। तो हुआ क्या कि जैसे परिवार में और भाई बहन हैं, तो मदर का झुकाव छोटे वाले भाई बहन, अब वो बिजी हैं, अपने काम में हैं, तो मैं ग्रो करने लगा था। मेरी जो मैं 5th 6th क्लास में आ गया, तो मुझे एक अलग सा अलगाव समझ में आता था कि मैं अलग थलग हूँ, ठीक है, एक अलग थलग हूँ, और मुझे अटेंशन, और साथ में जैसे जॉइंट फैमिली थी तो मौसी के बच्चे वो अपने हाथ से खाना खिला रही हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी माँ मुझे नहीं पूछ रही है। तो एक मन में एक बड़ी अजीब सी जो है वो इसे कहते हैं ना कि बहुत ही सेपरेशन की भावना आती थी। तो मैंने देखा उस दौरान मेरा बिहेव जो था बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था। कोई बात होती थी मैं सामान पटकने लगता था, गुस्सा करने लगता, तो अंदर एक दबा हुआ गुस्सा था जो कोई समझने को तैयार नहीं था।
और मुझे ऐसा लगता था मैं शायद सौतेला बच्चा हूँ या मैं इनका नहीं हूँ, मैं अपनी दादी को बहुत मिस किया करता था, क्योंकि वैसे तो वो मेरे बिहेवियर में आ चुका बहुत जल्दी मिस इंटरप्रेट करने हाँ, लगते वो बहुत जल्दी मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो वो, और मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि भाई मेरे दूसरे रिलेटिव अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरी मदर भी आ रही है तो छोटे वाले भाई पे ध्यान दे रही है लेकिन मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी भावना मेरे अंदर पैदा हो गई, उसकी वजह से मेरा व्यवहार जो है 2-3 साल तक बड़ा चिड़चिड़ेपन में रहा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए बहुत ही बैलेंस बिहेव किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी काउंसलिंग हो, उनसे पूछा जाए क्या समस्या है। तो मैंने ये मान लिया कि ये मेरी सौतेली माँ है, अपने लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा लाइफ है, बहुत कड़वा सच है। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा ग्रो हुए तो फिर ये समझ में आने लगी, वो फेज से हम गुजर गए, हमें जो है वो समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें सब नॉर्मल हो गई। लेकिन हर यूथ को एक इस फेज से गुजरना पड़ता है और ये चिड़चिड़ापन होता है। आप देखिए, जैसे आज मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी माँ से झगड़ा कर लूँ, लेकिन एक टाइम था जब मुझे हर बात बुरी लगती थी, हर घर में ये कहानी है। तो हमें भी उधर से काउंसलिंग, यानी हमारे जो बड़े हैं वो हमारी काउंसलिंग करें, हमसे बातचीत करें, हमें समझाएं कि ऐसा नहीं है, और परिवार में भी एक बराबर का बिहेवियर होना चाहिए। खासतौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये डिफरेंस इंडिया में लड़के और लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा है। कैसे? बहुत से ऐसे रीजन, जैसे पेरेंट्स अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो वहाँ पर जो है वो ऐसा होता था कि लड़कों के लिए तो सुविधाएं हैं, पढ़ाई है, उनकी बात मानी जा रही है, लड़कियों को ज़्यादा लेकिन रोक-टोक लड़कियों होती को थी। सेग्रीगेट किया था। तो लड़कियां या तो उसको अपनी नियति मान के एक्सेप्ट कर लेती, उनकी माँ उनको सिखाती कि तुम लड़की हो बेटा, तुम्हें ऐसे ही रहना है, पराया धन हो, एक दिन तुम्हें शादी ब्याह करके चला जाना है, वो तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा और ये तुम्हें ऐसा वैसा रखेगा। वो अपने सपनों के राजकुमार के वेट करने में इंतजार पूरा समय निकाल देती हैं, और वो सपनों का राजकुमार कैसा होगा वो तो वही जाने। तो खैर, इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि इस तरह से हमें एक बिलगाव देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने परिवारों में बराबर व्यवहार करें और हम उनकी काउंसलिंग करें, और यूथ की भी जिम्मेदारी है कि उसको एक्सेजरेट ना करें, इमोशंस को एक्सेजरेट ना करें। ट्रू सर, लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, अगर हम उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, और ज़्यादातर समय ऐसा ही होता है कि सिचुएशन वैसी होती नहीं है, लेकिन वो हमारा समझने का तरीका कैसा है, वो चीज़ हमारे अंदर एक अलग तरह के इमोशंस को पैदा कर देती है, और वो चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। और आपने कहा कभी कभी गलत तरीके से समझी हुई चीज़ों के रूप में हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। मान लीजिए कि रिलेशनशिप में मैंने किसी सामने वाले पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उसकी वजह से मेरे अंदर वो गुस्सा क्रिएट हो गया। तो एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग करना, गलत समझना, देन वो गुस्सा क्रिएट होना, ये आई डोंट नो अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस है, और उसके लिए आपने कहा अच्छी खासी काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर इमोशंस को सप्रेस करना भी इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ हेल्दी आइडिया। कैसे हम अपने इमोशंस को वाइजली हैंडल भी करें, हैंडल ना करें तो ये कहें कि एक्सप्रेस करें, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और हम लोग भी बहुत हैवी ना फील करें। कैसे? देखो, क्या ये एज के ऊपर है। अगर आप अभी एज आपकी 15-16 साल 12 साल है तो आप इन चीज़ों को खुद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको या तो आपकी परिवार में, पहले से जॉइंट फैमिली थी, किसी से हम अपनी बात कह लेते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हम उनसे अपनी बात शेयर कर लिया करते थे, तो उसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर लाइफ में एक स्टेज पे आप मैच्योर होने लगते हैं, जिंदगी के जो है वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, तो वहां पर हमें कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ती है। वहां हमें जरूरत पड़ती है हम अपनी बात कैसे कहें। तो आज की डेट पे क्या है, चूंकि हम ओवर कम्युनिकेशन करने लगे हैं ऑन सोशल मीडिया, हम चैट करने लगे हैं। पहले हम एक दूसरे से बात किया करते थे, हमारे पास टाइम, हम टीवी नहीं देखते थे, हम जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो वो सारे इमोशन सेटल हो जाते थे। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशन के एक्सेजरेशन में, वो है हम कह नहीं पाते हैं सामने वाले, और वो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारा फैला देते हैं, 50 लोगों को पोस्ट शेयर करना है, कुछ भी करना है, फिर भी हम लाइट फील नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सबके साथ होते, कभी देखना ध्यान से, जब 4 लोग 5 लोग एक साथ बैठे हैं तो हर कोई अपने फोन पे लगा होता है। 5 लोग बैठ के भी एक साथ कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते हैं। वो अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी जगह पर वो बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये बताता है कि हम रियल वर्ल्ड में लोनली हैं और सोशल वर्ल्ड में हम बहुत बड़े ग्रुप के साथ हैं। हाँ, वो बहुत हमारा, तो आज हमारा जो, जिसे हम कहते हैं वी आर सोशल इन सोशल मीडिया, तो हम सोशल मीडिया पे तो सोशल हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे से बात करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। और देखो, कभी भी आप प्रैक्टिकली देखना, चाहे आपको अच्छी बात कहनी हो चाहे बुरी बात कहनी हो, गुस्सा निकालना हो, अगर आपने सामने वाले से कह दिया तो आप देखोगे मिसअंडरस्टैंडिंग वहां खत्म हो जाती है, आप बहुत लाइट फील करते हो। और अगर तुम सही तरीके से बात कहना जानते हो तो देखना बात की एंडिंग जो होती है, चल यार छोड़ जाने दे, चल यार आगे बढ़ते हैं, चल यार सॉरी यार, चल, हमें खुद फील होता है, हम खुद ही सॉरी बोल देते हैं, यार मेरे से गलती हो गई। प्रॉब्लम तब होती है
जब दो रूम पार्टनर हैं या कोई भी दो दोस्त हैं, कुछ भी है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, ईगो, हम क्यों बात करें, एक दूसरे के साथ एक अघोषित युद्ध में चले बात भी नहीं करते हैं, जज भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं और अंदर ही अंदर उसका एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। तो तुम्हारी बात से तो समझ में आ गया कि भाई जज नहीं करना है किसी को, बात कहनी जरूर है, कहनी जरूर है, फिर जो होगा देखा जाएगा, बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, किसी और से बनेगी। तो ये बड़ा जरूरी है इमोशंस के साथ। बिल्कुल सर, एक लाइन है कि बात करनी जरूरी है, बात नहीं करी तो फिर बातें ही बनती हैं। बिल्कुल, बात करने से बात बनती है और बातें ना करने से बातें ही बनती हैं। तो आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे सच में बहुत ही पसंद आया। और सबसे जो पॉइंट सब मुझे अच्छा लगा वो आपने कम्युनिकेशन वाला जो बात कहा, यही मुझे लगता है सबसे एक प्यारा और वाइज तरीका है अपने इमोशंस को सेटल करने का, कि हमें जिससे प्रॉब्लम है, जिस इंसान से प्रॉब्लम है, हम उसके साथ बैठकर बात करें अच्छे से, ना अग्रेशन में और ना किसी ओवर, उसमें अच्छे से बात करें। देन उसको समझना होगा तो आपकी बात समझेगा, नहीं तो एटलीस्ट यू विल फील लाइक इसको कि जिससे भी प्रॉब्लम है उससे बात जरूर करो, बात जरूर करो, चाहे उस बात वहीं खत्म हो जाए, उसके बाद कभी होना, लेकिन बात जरूर करो। मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ और इसकी वजह से सोचता हूँ कि तुमने ये किया था, तुम देखोगे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 90% प्रॉब्लम सॉल्व। हम सोशल मीडिया पे तो कहते हैं, लेकिन हम सामने नहीं कह पाते, सामने बात कहना शुरू, और जब कुछ नहीं कह पाओ तो एक चिट्ठी लिख दो, सबसे बढ़िया लेटर उठा के लिख दो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ट्राई करके देखना, किसी के बारे में जो सोचते हो उसको चिट्ठी लिख के दे दो, और तुम देखोगे लिखते लिखते तुम हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बात करोगे, और जो पाएगा वो जिंदगी भर तुम्हारा रह जाएगा। ये बात याद रखना। सो वंडरफुल सर, सो वंडरफुल। मतलब आज के टाइम में, मतलब इस मैसेज और इस युग में, मतलब लिखना मैंने लिटरली कराया अपने बच्चों से। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फादर से उसकी बहुत रसल टसल चल रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने उसको आंसर राइटिंग सिखा रहा था, मैंने कहा एक काम कर, चिट्ठी लिख। बोलो क्या लिखूं सर, अभी तो हम नए नए आंसर। मैंने कहा चिट्ठी लिखो अपने फादर को। बोले चिट्ठी, मैं मैसेज कर दूं? मैंने कहा नहीं, चिट्ठी लिखो और बोलो कि क्या सोचते हो फादर। और उसका कुछ दिन बाद मैसेज आया, बोला सर मेरे फादर रोने लगे चिट्ठी पाने के बाद, और आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज मेरे फादर के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो गई है, और जब मैं उनके बारे में लिख रहा था तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं उनके बारे में इतना निगेटिव सोच क्यों रहा था, और जब उन्होंने वो चिट्ठी पाई तो उनकी आंख में आंसू आ गए, वो भागते हुए मेरे पास आए। मतलब आपने खुद ही अपने सारे जो गलत थॉट्स थी उनका एनालाइज कर लिया लिखते लिखते। हम ढेर सारे अपने मन में बिठा लेते हैं, भूत बना लेते हैं ढेर सारे। है ऐसा कुछ नहीं। तो ट्राई कर लो, अगर जिससे कुछ नहीं कह पा रहे हो ना, चाहे तुम्हारा प्यार हो, दोस्त हो, माता पिता हो, जिसके साथ भी टेंशन हो, उसको लिख के दे दो, लिख के दे दो, 2 पेज लिख के देखो तुम उसके बारे में निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो, तुम्हें पता ही नहीं। एंड यू विल आल्सो फील लाइट, वेरी लाइट। और जिसको मिलेगा ना वो जिंदगी भर तुम्हारा जो है वो ऑब्लाइज करेगा। आप करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। आई तो लव दिस आइडिया। मैं तो ये करने वाली हूँ कि अब जब फील करूंगी कि कभी भी इमोशन से बहुत ज्यादा हैवी, किसके लिए लिखेंगी? सर जिससे भी शिकायत होगी, ओके, तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। मतलब सबसे तो बेहतर है कि आप कम्युनिकेट करें उस पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो राइटिंग अ लेटर इज द बेस्ट आइडिया, बेस्ट। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पर आप नेक्स्ट एपिसोड में बात करना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग दिस वंडरफुल अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।